Jeffrey Epstein. The Jeffrey Epstein scandal. Senator Jeffrey Epstein. Of Jeffrey Epstein. Where Jeffrey Epstein was. Jeffrey Epstein is trafficker Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein remains behind bars today on the latest child charges lodged against him. Epstein frequented Mar-a-Lago for a time. There's now a widely circulated quote from Donald Trump, which he probably would like to reel back in. जब पावर, पैसा और सीक्रेट्स ये तीनों चीजें जब एक साथ आती हैं तो या तो एम्पायर बनता है या फिर जिंदगी तबाह होती है। जेफरी एप्स्टीन की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसा इंसान जो इतने सिंपल बैकग्राउंड से उठकर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने इशारों पे नचाता है। आज भी 2025 में एप्स्टीन का साया खत्म नहीं होता है। नए डॉक्यूमेंट्स, कॉल लॉग्स और डायरीज सामने आ रही हैं और इन सबके पीछे छिपा था इसका एक घिनौना स्कैंडल, चाइल्ड। अब आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन और इसने इतना बड़ा स्कैंडल इतने सालों तक चलाया कैसे? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? ग्लेन मैक्सवेल कौन थी? डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्या रोल था? सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो इन सब को समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं एप्स्टीन पर। एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन में एक जूइश फैमिली में हुआ। एप्स्टीन के पिता एक पार्क्स डिपार्टमेंट में माली थे और माँ स्कूल एड थी जो बच्चों की केयर वगैरह करती थी। इसने अपनी इनिशियल स्कूलिंग तो पब्लिक स्कूल से की, लेकिन बचपन से ही इसको मैथ्स और साइंस में काफी दिलचस्पी थी और फिर हायर एजुकेशन के लिए उसने कूपर यूनियन कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद उसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ डिग्री कंप्लीट नहीं की। अब बात करते हैं डाल्टन स्कूल की, जहाँ एप्स्टीन को अपनी पहली जॉब मिली। डाल्टन स्कूल मैनहट्टन का एक प्रेस्टिजियस और एलिट प्राइवेट स्कूल है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डाल्टन स्कूल को धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। ऐसे स्कूलों में एलीट इन्वायरमेंट और नेटवर्किंग के अपॉर्चुनिटीज मिलना आम बात है। उस वक्त डाल्टन स्कूल के हेडमास्टर डोनाल्ड बैर थे, जो एक पावरफुल और कनेक्टेड इंसान थे। एप्स्टीन के पास कोई फॉर्मल टीचिंग डिग्री या सर्टिफिकेशन नहीं थी, लेकिन इसके पास म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स थे जो डोनाल्ड बैर और डाल्टन स्कूल के सर्किल्स में नोन थे। और फिर इसी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से सितंबर 1974 में सिर्फ 21 साल की उम्र में एप्स्टीन डाल्टन स्कूल का टीचर बन जाता है बिना किसी फॉर्मल टीचिंग डिग्री के। लेकिन ये पीरियड ज्यादा लंबा नहीं रहता, क्योंकि उसके पास कोई फॉर्मल टीचिंग डिग्री नहीं थी और स्कूल के स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के हिसाब से वो परमानेंट फैकल्टी के लिए सुटेबल नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो स्कूल में सिर्फ 1 या 2 साल ही रहता है और स्कूल में भी एप्स्टीन का बिहेवियर काफी अनयूजुअल था। कई सोर्सेस कहते हैं कि एप्स्टीन फीमेल स्टूडेंट के साथ ज्यादा फैमिलियर था और उनके साथ इनअप्रोप्रिएट जोक्स और कमेंट्स किया करता था। लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड में इसके खिलाफ कोई फॉर्मल चार्जेस या लीगल एक्शन डाल्टन स्कूल के दौरान नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो डाल्टन स्कूल था ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था। यहीं पे एप्स्टीन को अपना पहला बिग कनेक्शन मिलता है एलन एस ग्रीनबर्ग, जो उस वक्त बेयर स्टेर्न्स इन्वेस्टमेंट बैंक के सीईओ थे। अब एप्स्टीन ने अपने चार्म और इंटेलेक्ट पर्सनैलिटी का यूज करके ग्रीनबर्ग से कॉन्टैक्ट बनाया। बस यहीं से एप्स्टीन का करियर ट्रैजेक्टरी और लाइफ का गेम चेंज मूवमेंट शुरू होता है। क्योंकि एप्स्टीन डाल्टन स्कूल से निकल चुका था तो ग्रीनबर्ग ने उसे अपने बैंक बेयर स्टेर्न्स में जॉब ऑफर किया और फिर साल 1976 में इसने बेयर स्टेर्न्स इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन किया, एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक जो वॉल स्ट्रीट के टॉप फाइनेंशियल प्लेयर में से एक थी। यहाँ उसका रोल इनिशियली जूनियर पोजीशन का था, लेकिन इसने अपनी इंटेलिजेंस और क्विक लर्निंग की वजह से कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स को बहुत जल्द समझ गया। ऑप्शंस ट्रेडिंग काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लोगों को मंथ्स या ईयर लगते हैं समझने में, लेकिन इसने कुछ टाइम में ही इसको मास्टर कर लिया और इसी वजह से सिर्फ 4 साल में ही उसको बेयर स्टेर्न्स इन्वेस्टमेंट बैंक का पार्टनर बना दिया जाता है, जो वॉल स्ट्रीट के लिए एक्सेप्शनल अचीवमेंट माना जाता है। अब बेयर स्टेर्न्स में ये पीरियड उसके वेल्थ और इन्फ्लुएंस बिल्ड करने का फाउंडेशन था। ये वही स्टेज था जहां से एप्स्टीन ने वॉल स्ट्रीट की दुनिया में अपनी आइडेंटिटी और पावर बेस एस्टैब्लिश करना शुरू किया। इसी पीरियड में एप्स्टीन ने बैंक के वेल्थिएस्ट क्लाइंट जैसे सीग्राम के प्रेसिडेंट को भी टैक्स मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज में एडवाइस करना शुरू किया। लेकिन 1981 में इसे बेयर स्टेर्न्स छोड़ना पड़ता और उसका रीजन था उसके मुताबिक रेगुलेशन डी वायलेशन। रेगुलेशन डी एक यूएस फाइनेंशियल लॉ है जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स और सिक्योरिटीज के लिमिटेड ऑफर्स को गवर्न करती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये रूल डिफाइन करते हैं कि कौन इन्वेस्टर को सर्टेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकता है और कौन नहीं। एप्स्टीन ने वॉल स्ट्रीट के लिए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डील्स में काम करते हुए रेजडी के कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिससे उसे बैंक से निकलना पड़ता है। अब बेयर स्टेर्न्स से निकलने के बाद एप्स्टीन ने अपना खुद का एम्पायर बनाना शुरू किया और अगस्त 1981 में इसने अपनी एक कंसल्टिंग फर्म बनाई जिसका नाम रखा इसने इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप। एक ऐसी फर्म जो एसेट रिकवरी करती थी, मतलब जो पैसा या इन्वेस्टमेंट कहीं अटक गए हो, गुम हो गए हो या लीगली झगड़े में फंस गए हो, उन्हें ढूंढ कर वापस लाने का काम करती थी। और फिर मिड 1980s में एप्स्टीन यूएस, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच ट्रैवल किया करता था और फिर यही लंदन में उसकी मुलाकात होती है स्टीवन हॉफनबर्ग से। अब हॉफनबर्ग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हॉफनबर्ग ने 1980s में टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाई। ये कंपनी एक डेब्ट कलेक्शन एजेंसी थी जो लोगों के अनपेड बिल्स जैसे हॉस्पिटल बिल्स, फोन बिल्स वगैरह खरीद के पैसे रिकवर करती थी। और फिर 1987 में हॉफनबर्ग ने एप्स्टीन को अपनी कंपनी टावर्स फाइनेंशियल में एज ए कंसल्टेंट हायर किया। लेकिन आगे जाके ये कंपनी
कंपनी एक स्कैम निकलती है और ये स्कैम एक्सपोज होता है 1993 में और टावर्स फाइनेंशियल कोलैप्स कर जाती है और फिर हॉफनबर्ग को इस फ्रॉड के लिए 1997 में जेल भेजा जाता है और 20 साल की फेडरल प्रिजन सेंटेंस सुनाई जाती है। लेकिन एप्स्टीन यहाँ से किसी तरीके से निकल जाता है स्कैम एक्सपोज होने से पहले ही। हालांकि बाद में जाके हॉफनबर्ग ने कोर्ट में ये क्लेम भी किया कि एप्स्टीन भी इस स्कैम में डीपली इन्वॉल्व था, लेकिन एप्स्टीन पर कभी कोई चार्ज फाइल नहीं होता। अब वापस आते हैं 1998 पर, जब एप्स्टीन अभी भी स्टीफन हॉफनबर्ग के लिए कंसल्टेंट था तो उसने फिर से एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म बनाई जिसका नाम रखा इसने जे एप्स्टीन एंड कंपनी। और ये फर्म जो थी ये आम लोगों के लिए नहीं थी, ये सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए थी। इसमें एक शर्त रखी गई थी, क्लाइंट बनना है तो तुम्हारे पास मिनिमम $1 बिलियन का एसेट होना चाहिए। सोचो जरा, एक कंपनी जिसमें एंट्री टिकट ही $1 बिलियन है, ये रेयर एक्सेस एप्स्टीन को सीधा दुनिया के सबसे पावरफुल और रिचेस्ट लोगों तक ले गया। और फिर यही उसका सबसे बड़ा क्लाइंट आता है लेस वेक्सनर, एल ब्रांड्स का फाउंडर जो विक्टोरिया सीक्रेट्स के लिए भी जाना जाता है। लेस वेक्सनर एक अमेरिकन बिलियनर बिजनेसमैन है। उन्होंने एल ब्रांड्स के नाम की एक कंपनी ग्रुप बनाई थी जिसमें बहुत बड़े बड़े फैशन और रिटेल ब्रांड्स शामिल थे, जैसे विक्टोरिया सीक्रेट्स, बैथ एंड बॉडी वर्क्स, द लिमिटेड जैसी कंपनियां। एप्स्टीन ने न सिर्फ वेक्सनर के बिलियंस मैनेज किए बल्कि उसके पाम बीच का $2.5 मिलियन मेंशन भी अपने नाम कर लिया मनी मैनेजमेंट के नाम पर। अब आते हैं ग्लेन मैक्सवेल पर। अगर एप्स्टीन ने पैसा दिया तो मैक्सवेल ने दिया एक्सेस। अब आप सोचते होंगे कि ये कौन है, तो अभी आपको इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल कौन थी और एप्स्टीन के साथ इसका क्या रिलेशन था। सो ग्लेन वाज बोर्न इन 1961 एक पावरफुल ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी। ऑपुलेंट हेडिंगटन हिल हॉल में बड़ी हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड। बेसिकली हाई सोसाइटी की प्रिंसेस थी, पार्टीज, पावर, प्रेस्टीज ये सब उसके लिए नॉर्मल था। रॉबर्ट मैक्सवेल एक ब्रिटिश मीडिया टाइकून थे। उनका मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग एम्पायर था। 1990 तक वो बिलियनर और पॉलिटिकल इंसाइडर बन चुके थे, लेकिन 1991 में रॉबर्ट मैक्सवेल की मिस्टीरियस डेथ ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ऑफिशियली एक्सीडेंटल ड्रोनिंग, लेकिन ग्लेन मानती थी कि उन्हें मर्डर किया गया। और फिर निकलता है स्कैंडल €400 मिलियन पेंशन फ्रॉड, जिससे मैक्सवेल फैमिली की रेपुटेशन गिर जाती है। फिर ग्लेन न्यूयॉर्क जाती है। 1990s में मैनहट्टन की सोशल सीन में जल्द ही एक प्रोमिनेंट फिगर बन गई और वहीं पे 1991 के आसपास उसकी मुलाकात होती है एप्स्टीन से। दोनों का रिलेशनशिप शुरू में रोमांटिक था, लेकिन धीरे धीरे एक पार्टनरशिप बन गया जिसमें एप्स्टीन को मिला ग्लेन के रॉयल और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स और मैक्सवेल को मिला पावर और एक नया पर्पस। अब यही दोनों इस स्कैंडल के मेन लीड थे। अब इसके आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा उस ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ जो इस पूरे स्कैंडल को पॉसिबल बनाया। अब तक एप्स्टीन ने जो इतने सालों में दौलत बनाई उससे इसने एक पूरा रियल एस्टेट नेटवर्क तैयार किया। एक ऐसा मैप जिसमें हर जगह शोषण के निशान थे। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये थे उसके कंट्रोल जोन्स जहां वो पैसा, पावर और मैनिपुलेशन का डार्क वेब बुनता था। सबसे पहले बात करते हैं पाम बीच मेंशन फ्लोरिडा में, जहां से सब शुरू हुआ। यहाँ पर लोकल अंडर एज गर्ल्स को बुलाया जाता था मसाज के बहाने। ये वही घर है जिसका इन्वेस्टिगेशन 2005 में स्टार्ट हुआ था। आज ये मेंशन डेमोलिश हो चुका है, लेकिन उसकी हिस्ट्री एक परमानेंट स्टेन बन चुकी है। और इसके बाद आता है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, वर्जिन आइलैंड में एक छोटी सी प्राइवेट आइलैंड जिसे मीडिया ने नाम दिया पीडोफाइल आइलैंड। इस जगह तक पहुंचना सिर्फ प्राइवेट जेट्स और बोट्स के जरिए ही मुमकिन था। यहीं पर एलिजेडली एप्स्टीन के कई हाई प्रोफाइल मेहमान भी आते थे, जिनका नाम आज भी FBI और यूएस गवर्नमेंट पब्लिक नहीं कर रही है, या कह सकते हैं नहीं करना चाहती। 2023 में ये आइलैंड $60 मिलियन में बेचा गया और अब इसे एक लग्जरी रिजॉर्ट में बदला जा रहा है। सोचिए, जिस जगह का हर कोना कोना अंधकार से भरा था, कल को वही जगह टूरिज्म के नाम पर शोकेस की जाएगी। फिर आता है न्यूयॉर्क का टाउन हाउस, एक 28,000 स्क्वायर फुट का मेगा मेंशन, एक म्यूजियम ऑफ पावर जैसा। वॉल्स पे आर्ट, रेयर आर्टिफैक्ट्स और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ एप्स्टीन के फोटोग्राफ। जब FBI ने 2019 में ये मेंशन रेड किया, उन्हें वहां से मिले हंड्रेड्स ऑफ CDs और हार्ड ड्राइव्स जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस, फोटोग्राफ्स और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी थे। साथ ही मिले कैश के बंडल्स, डायमंड्स, फेक पासपोर्ट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उसके फाइनेंशियल नेटवर्क्स और कॉन्टैक्ट्स का सिग्नल देते थे। ये सब सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का सबूत नहीं था, बल्कि इस बात का प्रूफ था कि एप्स्टीन का नेटवर्क इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के एक बड़े गेम का हिस्सा था। इन सब के अलावा कुछ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज भी थी, जैसे जोरो रैंच इन न्यू मैक्सिको, 10,000 एकड़ का एक आइसोलेटेड एरिया, फ्रेंच में पेरिस अपार्टमेंट, और इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज थी। ये सब प्रॉपर्टीज कलेक्टिवली 2025 तक $200 मिलियन से ज्यादा में बेची गई और इस पैसे का कुछ हिस्सा विक्टिम कंपनसेशन फंड में गया। लेकिन असली सवाल ये आता है कि ये सब हुआ कैसे? एक आदमी ने इतना बड़ा ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाया कैसे? तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। ये कोई रैंडम इंसिडेंट्स नहीं थे। एप्स्टीन और मैक्सवेल जानते थे कि वल्नरेबल लड़कियां ही सबसे आसान शिकार हो सकती हैं। 14 से 17 साल एज ग्रुप की लड़कियां, जो स्कूल स्टूडेंट्स थी, बस स्टॉप पे वेट करती हुई लड़कियां, शॉपिंग मॉल्स में घूमती हुई बच्चियां, या फिर मॉडलिंग एजेंसी में काम ढूंढती हुई लड़कियां। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी एक तरह का बिजनेस मॉडल बन गया था। मैक्सवेल या उनके एसोसिएट्स लड़कियों से बात करते थे चार्म प्रोमिसेस और इजी मनी के साथ। बस एक मसाज देना है, $200 से $300 कमाओगे। फिर क्या होता? वही लड़की अगले दिन अपनी फ्रेंड्स को रिक्रूट करती हैं और हर नए
नए रिक्रूट के लिए उन्हें बोनस मिलता था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनिंग सप्लाई चेन तैयार किया जाता है। लेकिन रिक्रूटमेंट सिर्फ एक पहला स्टेप था। नेक्स्ट आता है ग्रूमिंग। विक्टिम्स को प्राइवेट जेट्स पे ले जाया जाता था, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए जाते थे, लग्जरी दिखाई जाती थी ताकि वो खुद को स्पेशल फील करे, जिससे कोई उनका सेवियर बन गया हो। लेकिन असल में ये सब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। अब इसी ट्रैप में एक बार जब लड़की अपनी फैमिली और सपोर्ट सिस्टम से दूर हो जाती, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सिर्फ डिपेंडेंस ऑन एप्स्टीन और मैक्सवेल। अब आता है सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, एस्केलेशन और अब्यूज। ये मसाज वर्ड जो इनोसेंट लगता है, असल में एक कोड था। विक्टिम्स को बोला जाता है कि उन्हें एक थेराप्यूटिक सर्विस देनी है, लेकिन धीरे धीरे ये सेशन सेक्सुअल असॉल्ट में बदल जाते थे। सर्वाइवर टेस्टिमनीज जैसे वर्जीनिया ज्यूफ्रे बताती हैं कि मैक्सवेल खुद वहाँ कभी कभी होती थी, इंस्ट्रक्ट करती थी और अब्यूज को नॉर्मलाइज करती थी। हर सेशन के बाद कैश पेमेंट होता था $200 से $300 का। एक तरह का एक फोर्स ट्रांजैक्शन बन गया था, जहाँ लड़कियां साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल केज में फंस गई थी और एस्केप करना मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पर एक और थ्योरी सेंसेशनल रही है कि एप्स्टीन के जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते थे, उनकी ये वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। हालांकि आज के टाइम तक यूएस गवर्नमेंट ने एप्स्टीन से मिले हुए डॉक्यूमेंट में से एक भी या उनके नाम रिलीज नहीं किए, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक मेमो भी रिलीज किया है जिसमें कहा गया है देयर वाज नो एविडेंस दैट एप्स्टीन ब्लैकमेल पावरफुल पीपल और मेंटेन ए क्लाइंट लिस्ट। अब आप सोचते होंगे कि ये सब इतनी सफाई के साथ चल रहा था तो इसका ये स्कैंडल सामने कैसे आया। तो हर बुरी चीजों से कभी न कभी पर्दा उठता ही है, वैसे ही यहाँ भी हुआ। और फिर 2005 में फ्लोरिडा पुलिस के पास कंप्लेंट आती है एक विक्टिम की मदर से, जिनका नाम सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पब्लिक नहीं किया जाता, जो रिपोर्ट करती है कि उनकी 14 साल की बेटी को एप्स्टीन ने सेक्सुअल अब्यूज के लिए टारगेट किया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और एप्स्टीन के पैटर्न ऑफ ग्रूमिंग और रिक्रूटमेंट को ट्रेस किया जाता है। सबसे पहले 2005 में पाम बीच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और फिर एफबीआई भी इन्वॉल्व हो जाती है और 36 विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। लग रहा था अब एप्स्टीन पकड़ा जाएगा, लेकिन 2007 में यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक सीक्रेट डील साइन की, एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। अब जिन्हें नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट का मतलब नहीं समझ आया, उन्हें बता देता हूं कि नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट यूएस में एक लीगल डील है जिसमें प्रोसिक्यूटर डिसाइड करता है कि आपके खिलाफ फेडरल क्रिमिनल चार्जेस फाइल नहीं किए जाएंगे या फाइल चार्जेस को ड्रॉप कर दिया जाएगा अगर आप कुछ टर्म्स को एग्री करते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो हम आपके अगेंस्ट फेडरल केस नहीं चलाएंगे। लेकिन इंडिया में नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया के लीगल सिस्टम में वैसे नहीं होता जैसे यूएस में होता है। इंडिया में सीआरपीसी के अंडर प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग जैसे कुछ टर्म्स हैं, जिससे माइनर क्राइम्स में कुछ कॉम्पनसेट करके केस सेटल या पनिशमेंट रिड्यूस हो सकता है, लेकिन सीरियस क्राइम्स में फुल प्रोसिक्यूशन होता है। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। अब इस डील ने एप्स्टीन को फेडरल इम्यूनिटी दी। रिजल्ट, एप्स्टीन सिर्फ मिनिमल चार्जेस पे गिल्टी प्ली करता है और जेल जाता है सिर्फ 13 मंथ्स के लिए, वो भी वर्क रिलीज पे, मतलब दिन भर ऑफिस और रात को जेल। अब सोचिए इतना बड़ा ट्रैफिकिंग नेटवर्क और पनिशमेंट सिर्फ एक लग्जरी वेकेशन जैसा जेल टर्म। ये डील मोस्टली सीक्रेट थी, विक्टिम्स को भी पता नहीं था और पब्लिक को भी फुली डिस्क्लोज नहीं किया गया था। फिर आता है टर्निंग पॉइंट 2018। मियामी हेरल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने एक्सपोज किया कि कैसे ये स्वीट हार्ट डील हुआ। जूली के ब्राउन ने इन्वेस्टिगेटिव सीरीज पब्लिश की, इसमें डिटेल रिपोर्ट थी कि कैसे एप्स्टीन को एक स्वीट हार्ट डील मिली जिससे उसे मिनिमल पनिशमेंट और फेडरल इम्यूनिटी मिली। आर्टिकल ने पब्लिक आउटरीच और मीडिया अटेंशन जनरेट किया और फिर इसी एक्सपोज ने केस को दोबारा स्पॉटलाइट में लाया। ऑथोरिटीज और पॉलिटिशियंस पर प्रेशर आया और एप्स्टीन के अगेंस्ट फर्दर लीगल एक्शंस और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुए। और फिर एप्स्टीन को टेट्राबोरो एयरपोर्ट न्यू जर्सी से 6 जुलाई 2019 को दोबारा अरेस्ट किया जाता है और 10 अगस्त 2019 को मैनहट्टन के एमसीसी जेल में उसकी डेड बॉडी मिलती है। ऑफिशियली सुसाइड कहा गया, लेकिन सीसीटीवी फेलियर्स, ब्रोकन नेक बोन्स और गार्ड्स के नेग्लिजेंस ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी। सीसीटीवी में पूरे 1 मिनट का फुटेज गायब था। इस पर अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा हर रात वीडियो फुटेज रिसेट होती है, इसलिए 1 मिनट मिसिंग था। And what we learned from Bureau of Prisons was every night the video is reset and every night should have the same minute missing. अब सवाल ये है कि एप्स्टीन का मर्डर किया गया था या सच में ये सुसाइड है? क्या एप्स्टीन अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के नाम ऑफिशियली रिलीज करने वाला था, इसीलिए उसे मरवा दिया गया? एप्स्टीन के मरने के बाद फोकस शिफ्ट हुआ ग्लेन मैक्सवेल पर और फिर 2 जुलाई 2020 को मैक्सवेल को फेडरल चार्जेस के लिए अरेस्ट किया जाता है। दिसंबर 2021 में मैक्सवेल को गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है। जून 2022 में मैक्सवेल को 20 ईयर की प्रिजन सेंटेंस दी जाती है। मैक्सवेल अभी भी जेल में है, लेकिन क्या बस इतना ही? क्या सब खत्म हो गया? 2023 से 2025 तक का पीरियड यूएस में एकदम पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बन गया। फ्लाइट लॉग्स रिवील करते हैं कि एप्स्टीन की लॉलिता एक्सप्रेस प्राइवेट जेट पे फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 26 बार ट्रैवल किया और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी उसका ऑन स्क्रीन सोशल फ्रेंड था। ब्रिटेन का प्रिंस एंड्रू तो उसका क्लोज फ्रेंड था ही, और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बिल गेट्स और इलोन मस्क तक उसके ऑर्बिट में आए। और ये जरूरी कहना है कि एसोसिएशन इज नॉट इक्वल टू क्रिमिनल कॉम्प्लिसिटी। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है रॉबर्ट मैक्सवेल ग्लेन के फादर के बारे में।